डिफरेंस, और उसके बाद फ्लो और स्टॉक में डिफरेंस। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था टॉपिक कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन आता है। फिर उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो थर्ड चैप्टर में थर्ड और फोर्थ चैप्टर की थ्योरी मैंने कहा था मिक्स होके कराऊंगा। तो थर्ड चैप्टर में मैंने कराया था व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या क्या है। डबल काउंटिंग मैंने आपको कराई थी। डबल काउंटिंग के बाद आपको क्या कराया था, डबल काउंटिंग के बाद आपको करना था उसमें कि तीन वो जो आपका मेथड है, क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में क्या प्रिकॉशन लेने हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या प्रिकॉशन लेने हैं, और इनकम मेथड में क्या प्रिकॉशन लेने। उसके बाद एक बात बताओ मेरे को, क्या मैंने आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में लास्ट क्लास में डिफरेंस बताया था? उसके बाद मैंने आपको जीडीपी और वेलफेयर करवाया था। व्हाट इज दैट जीडीपी, जीडीपी वेलफेयर का रिलेशन बताया था कि क्या जीडीपी वेलफेयर से रिलेटेड है या नहीं है। डज जीडीपी हैव अ रिलेशन विद वेलफेयर और नॉट, बताया था मैंने आपको, बोलो। यस सर। जीडीपी का वेलफेयर, कि जीडीपी, लोगों को लगता है कि जीडीपी का वेलफेयर से रिलेशन है, लेकिन जीडीपी और वेलफेयर में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ये बात प्रूवन है, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे पॉइंट से इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि डायरेक्टली जीडीपी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलफेयर। ये बात बोलिए। मेथड आपको तीनों बता दिए थे मैंने, कैसे तीनों मेथड का प्रोसेस आपको सिखा दिया था। अरे बताओ तो यार, कुछ तो तुम्हें याद ही नहीं कि सर ने क्या कराया था। जीडीपी और वेलफेयर में रिलेशनशिप बता दी थी ना आप लोगों को कि बता दिया। जीडीपी, यस, कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है कभी भी देश में। फिर जीडीपी का कैलकुलेशन ठीक नहीं है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, अगर रियल में करें तो ठीक है, नॉमिनल अगर कैलकुलेशन है तो गलत है। भारत में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बहुत सारे होते हैं जो जीडीपी में शामिल नहीं होते। एक्सटर्नलिटीज के लिए कोई प्रोडक्शन वाली कंपनियां कोई पेमेंट नहीं करती, कोई फाइन नहीं है इनके लिए। और बहुत सारी ऐसी चीजों को भी जीडीपी में शामिल कर लिया जाता है जिनका वेलफेयर से कोई लेना लेना नहीं है। फिर कभी अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा है तो फिर जाहिर सी बात है जीडीपी कभी भी वेलफेयर कर ही नहीं सकती। ये वाले पॉइंट्स आपको बताए थे। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मेथड बता दिया था उसका। देखना 12th की बुक कॉपी है, पीछे पीछे, जस्ट बस तेरे पीछे ही है, घूम जा घूम जा। हाँ, सेकंड कॉपी है। हाँ ये रही, बस 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 बस, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बताइए कि जीडीपी, ये मेथड तो मैंने करा दिए थे लास्ट क्लास में शायद, कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है? हाँ ये देखिए, करा रखा है मैंने, ये मुझे याद आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए, किसी को अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, देखो। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 2 मिनट में ये मैं बता देता हूँ आपको, बस फास्ट फास्ट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखिए, जब भी आप नेशनल इनकम करते हैं तो एनएनपी एट एफसी क्या आता है। एन नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। और इसमें 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आप एक देश में सारी प्रोडक्शन जोड़ते हैं तो भी आपको एनएनपी, तो आपको जीडीपी एमपी निकलेगा, अगर आप किस देश की सारी प्रोडक्शन जोड़ देते हैं। अगर सारी इनकम जोड़ के नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो एनडीपी एट एफसी निकलेगा, और एक्सपेंडिचर जोड़ के निकालना चाहते हैं तो जीडीपी एट एमपी मिलेगा। लेकिन तीनों में इसको भी नेशनल इनकम निकालनी है, आपको जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपीएफसी पे, और एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी पे, और जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी पे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको सिखा दिया कि अगर ग्रॉस को नेट बनाना है, यानी ग्रॉस को नेट बनाना है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, वो नेट बन जाएगा। और नेट को अगर ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन उसमें प्लस कर दीजिए। इसके बाद नेशनल, अगर डोमेस्टिक इनकम है, यानी डी को आपने क्या बनाना है, एन बनाना है। डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
तो नेशनल में से NFIA माइनस कर दीजिए, यानी इसमें फ्रॉम माइनस होगा टू प्लस होगा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाएगा प्लस। तीसरी चीज जो आपको बताई थी कि अगर MP को FC बनाना है तो मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो MP में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा तो इसमें टैक्स माइनस होगा और सब्सिडीज क्या होगी प्लस होगी। और सेम चीज अगर FC को MP बनाना है तो NIT प्लस करिए, अगर NIT प्लस होगा तो टैक्स प्लस होगा और सब्सिडीज माइनस होगी। ये बेसिक चीज है नेशनल इनकम करने के लिए। इसके बाद तीन चीज आप तीनों मेथड आपको बता दी थी कि प्रोडक्शन है तो आपको पता था कि प्रोडक्शन में GDP MP निकलता है, इसमें NDP FC है, इसमें तो देखो इसमें GDP MP निकल रहा है, ठीक है, इसमें NDP FC निकल रहा है, इसमें GDP MP निकल रहा है, निकल कैसे रहा है ये चीज आप याद कर लीजिए एक बार फटाफट, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले है कि प्रोडक्शन मेथड में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आपको क्या करना है, सबसे पहले सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। आपको क्या करना है सेल्स में, यस आपको सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड करना है तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे क्योंकि कभी कभी इन दोनों की जगह वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा होगा तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी ऐड करके आप GDP MP निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि 3 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो कई बार उसमें GDP MP दे रखा होता है और आपको इनमें से कोई चीज निकालनी होती है, समझ रहे हो, इनमें से कोई चीज निकालनी होती है, यहाँ से आप उल्टा जाना पड़ता है आपको, इसलिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा। GDP MP इसके बाद आपको क्या करना है, GDP MP अगर आ गया तो दो ही काम करना है, सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस करिए, IC माइनस करिए, GDP MP आ गया। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप माइनस, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA प्लस और MP को FC बनाने के लिए NIT माइनस। NIT माइनस होने का मतलब माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडीज। इसके बाद सेकंड पार्ट है कि CE आपका है क्या कहते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड सबको याद है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। CEO या COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या क्या कंपनसेट किया जाता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, वेजेस, ये ग्रेचुइटी, ये सब दिया जाता है। क्या दिया जाता है किसको, ये सब एम्प्लॉइज को दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर भी इसमें आता है। उसके बाद ये तो एम्प्लॉइज को मिलता है, अगर कोई बंदा बिजनेस करे तो ऑपरेटिंग सरप्लस में उसकी चीजें आती हैं, जैसे उसे रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या उसको रॉयल्टी मिल रही है, CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग, ये चीजें। और लास्ट में मिक्स्ड इनकम, यानी 3 चीजें जुड़ती हैं, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है उसके अलावा भी ये सब दे रखा है तो इन सब चीजों को आपने इग्नोर करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखना है। COE दे रखा है तो इन सब चीजों को इग्नोर करना, ध्यान रखिएगा। तो तीनों चीजों को जोड़ के आपको NDP FC आता है। अब NN सेम है, PP सेम है, FC FC सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NFIA प्लस करना पड़ेगा। यही मेथड है, बस इसको इनकम मेथड कहते हैं। लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान रखिएगा, इसमें C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। C मतलब ये खर्चे, सारे खर्चे जोड़ रहे हो आप देश में, तो पहला खर्चा करते हैं हम लोग यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी नॉर्मल लोगों द्वारा किया गया खर्चा। G मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार द्वारा किया गया खर्चा, और उसके बाद जो भी सरकार मतलब पैसे खर्च करती है। I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको GDCF दे रखा है तो GDCF प्लस करिएगा, उसमें सब कुछ आ जाता है। NDCF दे रखा है तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो वो ND से डोमेस्टिक N से G बन जाएगा। अगर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो उसमें चेंज इन स्टॉक क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज और है जो मैंने भेजी थी आपको ग्रुप में, आपने ध्यान में, इसमें एक चीज और आती है, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कुछ दे रखा होता है, वो भी चीज आता है। बेटा इसको ऐसे बनाओ ना, ऐसे ऐसे लिखो, ABCB ऐसे लिखो, इसको देख के लिखो, कोशिश करो, लो करो, कोशिश करो। तो उसके बाद जैसे C प्लस G प्लस I और उसके बाद X माइनस M यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट, अब इसमें कई बार इंक्रीज इन एक्सपोर्ट लिखा होता है तो उसे प्लस करना, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट लिखा हो तो माइनस करना, इम्पोर्ट का उल्टा करना, इंक्रीज इम्पोर्ट हो तो माइनस और डिक्रीज इन इम्पोर्ट हो तो प्लस, ऐसे करके भी दिया होता है। तो GDP MP आ गया, GDP MP से आपको NP FC तक पता है कैसे पहुंचा जाता है। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप माइनस करिए, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFI प्लस करिए और MP को FC बनाने के लिए NIT माइनस करिए। देखिए पूरा नेशनल इनकम आपका ये 2 पेज में पूरा नेशनल इनकम है। ये आपका वो था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कि एक ही चीज को 2 बार ही काउंट कर लिया जाता है। हाँ फाइनल मतलब वैसे तो फाइनल चीजों को काउंट किया जाता है पर इंटरमीडिएट गुड्स को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो इसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। इससे निपटने के 2 तरीके हैं, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये मैंने करा दिया था, अभी हो गया था आपका खत्म, ठीक है। उसके बाद ये तो शेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको कराया था मैंने लास्ट क्लास में। चलिए अब मैं आपको ये बताइए, इसके क्वेश्चंस करवा दूं फटाफट,
इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊं या क्या कहते हैं आप इसके क्वेश्चन खुद बनाओगे और मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चंस करवाऊं इसके? बोलो। करवा दो सर। करवा रहा हूँ, चलो 1 सेकंड वेट करना तो दोनों बता। हाँ 1 मिनट रुकना, करवा रहा हूँ मैं। इसमें तुम्हें वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो घूम के आते हैं छोटे 3 नंबर के, ठीक है? पहले उससे स्टार्ट करो 3 नंबर वाले क्वेश्चन से, फिर बड़े क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक है? ये 3rd और 4th चैप्टर मिला के आता है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बोली थी, ये याद करने को बोला था, ये आप लोगों ने याद कर लिया क्या? ये मैंने कहा था ये पढ़ने के लिए आपको, ये 80 आइटम है, ये कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। लगभग 81 आइटम है। और आप ये देखो हर बारी आपके पेपर में आ रखा है 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 15, हर बारी ये क्वेश्चन आ रखा है। जैसे ये लिखा है पेमेंट टू कॉर्पोरेट टैक्स बाय फर्म, ये कॉर्पोरेट टैक्स ये आती है नहीं आती है? बोलिए, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इंक्लूड होता है, सीडीटी, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट टू गवर्नमेंट। टैक्स जो है ट्रांसफर पेमेंट होती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की कोई भी इनकम जो होती है इनकम नहीं कहलाती, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज, गवर्नमेंट की सारी इनकम ट्रांसफर इनकम होती है, ठीक है? जैसे इसमें लिखा है एडिशन, ये देखो 2015 में है, 2014 में एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन टू स्टॉक ये बेसिकली क्या है? चेंज इन स्टॉक है। तो आपको पता है कि चेंज इन स्टॉक ऐड होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये आएगा। इसके बाद फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, नहीं, ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर है, एक एम्प्लॉयर अपने लेबर को दे रहा है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी नहीं आएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है, ये भी ट्रांसफर है, ठीक है? उसके बाद पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, ये भी नहीं आएगा, ठीक है? नो, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज एन इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी बेसिकली स्कूल चलाने के लिए बिजली का बिल, डस्टर, चौक, ये सब क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट है, तो इसका परचेज जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फैमिली, ये आएगा क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो इसमें से ये ध्यान रखिएगा, अभी इस बारी कल परसों पेपर हुआ है, उसमें से जो जितने भी स्कूलों के पेपर हुए उसमें ये चीज आई है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये चीज आपके पेपर में 100% आएगी। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्स बाय हॉस्पिटल, ये भी ये क्या, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि नर्सों के लिए जो कपड़े हैं, नर्सों के लिए वो है, दवाई है, किसी हॉस्पिटल के लिए कच्चा माल, आप कभी भी किसी भी चीज को चेक करना है कि वो कच्चा माल ना हो, यानी जो इंटरमीडिएट चीज ना हो। अब अगर इंजेक्शन या कैंची यूज करते हैं डॉक्टर, या उनके लिए वो एप्रिन आते हैं, तो वो सब नहीं आएंगे ना नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये भी नहीं आएगा, ये भी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, क्योंकि बिल्डिंग, समझ रहे हो ना, इंटरमीडिएट कॉस्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ रहे, जैसे 2015 में भी पूछा था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म, ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि इंटरेस्ट जो पेड है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, ठीक है? वैसे इंटरमीडिएट कॉस्ट आप मत समझ लेना लोन को, ठीक है? उसके बाद सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो पहले बिक चुका है, तो आपको पता है नेशनल इनकम में जो चीज पहले एक बार बिक चुकी है वो दोबारा सेकेंड हैंड गुड्स इसमें नहीं आते, ध्यान रखना, जो चीज एक बार बिक गई दोबारा नहीं आता, ठीक है? शेयर खरीद, डिविडेंड रिसीव क्या है, ये भी नहीं आएगा अगर फॉरेन कंपनी से, एक तो शेयर का पैसा ही नहीं आता पहली बात तो, ठीक है? लेकिन इसमें लिखा है डिविडेंड रिसीव बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब वो फॉरेनर हमारे देश में थोड़ी कमा रहा है, अब वो तो वहां लेके चला गया, उसने इन्वेस्टमेंट की थी, चला गया। हमारे देश का आदमी होता तो उसको जो डिविडेंड मिलता है वो 100% यहाँ पर आता। तो इस तरीके से ये 81 है, ये आप एक बारी पढ़ लेना बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि इसमें से मैं आपको 100% वादा कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैं आपको 100% वादा कर रहा हूँ कि आपके पेपर में इससे जरूर से जरूर, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, कोई दुनिया का माइका लाल नहीं रोक सकता ये आने से। और ये आप ये देख लीजिए कि आपको कोई बताएगा भी नहीं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? चलिए, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे आपको सबसे पहले ना ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ फटाफट, ठीक है? इसके सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड के आपको 5-7 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करवाता हूँ।
ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब इसमें जैसे इसमें लिखा है, जैसे क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट, ये 2005 दिल्ली में क्वेश्चन आया था, एक्स कैलकुलेट गुड्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एक चीज याद रखिएगा कि प्रोडक्शन मेथड होता है उसमें जीडीपी एट एमपी को जीवीए एट एमपी भी कहते हैं, और इसी मेथड में यानी जो नेशनल इनकम है एनएनपी एट एफसी को एनवीए एट एफसी भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर वो जीवीए बोल रहा है तो इसका मतलब जीडीपी बोल रहा है, अगर वो एनवीए बोल रहा है तो इसका मतलब एनएनपी है, ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जीवीए एट एफसी क्या निकालिए, वो निकालने के लिए कह रहा है जीवीए एट एफसी, यानी इसका मतलब आप जीडी क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, याद है आपको, और उसमें से क्या माइनस करना है आपको, आईसी। जैसे आईसी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। अब आपको क्वेश्चन में बनाना क्या है, जीडीपी एट एफसी बनाना है। तो जी सेम है, डी सेम है, पी सेम है, बस आपको एमपी को क्या बनाना है, एफसी। एमपी को एफसी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनआईटी माइनस कर देते हैं, यानी माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडीज, ये करते हैं ना हम लोग। तो आप क्वेश्चन में देख लेते हैं, सारी चीजें दे रखी है क्या, देखो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सेल्स ढूंढना है। तो क्वेश्चन में देखो सेल्स दे रखा है आपको, सिंपल तरीका देखिए, फॉर्मूला याद हो तो सब बस पुट करते जाना है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक दे रखा आपको, नहीं दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक 20 और ओपनिंग स्टॉक 30 है, 20 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 10 अगर आप इसमें प्लस करोगे तो हो जाएगा 490। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड परचेज ऑफ मशीनरी, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, डायरेक्टली आपको दे रखा है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है आपको, 300 दे रखा है। तो आप इसमें से 300 माइनस कर लो, 490 माइनस 300 कितना हो गया, 190, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एमपी को एफसी बनाना है, यानी आपको एनआईटी चाहिए, या तो डायरेक्ट एनआईटी दे रखा हो या टैक्स और सब्सिडीज दे रखी हो। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, टैक्स दे रखा, सब्सिडी दे रखी है, टैक्स नहीं दिया। तो सब्सिडी 40 दे रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 की सब्सिडी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 40 की सब्सिडी प्लस कर देंगे तो आपका जो आंसर है जीडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा, 230। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। देखो किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो देखो आंसर भी चेक कर लो, ठीक है, ये चेक करो आंसर ये रहा, 230 आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2000, पिछला क्वेश्चन 2005 में आया था, ये 2006 में क्वेश्चन आया था। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग डाटा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है ये सेल्स दे रखी है, सेल्स में से क्या माइनस करो, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। सेल्स 180, इसमें से सबसे पहले चेंज इन स्टॉक प्लस करो, तो 180 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपको पहले से दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका 15 प्लस करो इसमें से तो आ जाएगा 195। उसके बाद 195 दे रखा है, 195 में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, ये आप माइनस कर दो। तो 195 में से 100 माइनस करो, कितना बचा, 95, ये आ गया आपका जीडीपी एट एमपी। आपको एफसी निकालना है, तो बस इसमें से क्या करते हैं, वो माइनस कर दो, सब्सिडीज प्लस कर दो इसमें, तो 95 में ये सब्सिडीज 10 प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 105। देखो सीधे सीधे ही आपका आंसर निकल गया, ठीक है। कैसे निकला आपको पता है ना, सेल्स कितनी दे रखी है आपको, 180, उसमें चेंज इन स्टॉक आपको प्लस करना है, चेंज इन स्टॉक प्लस करोगे, कितना दे रखा है चेंज इन स्टॉक, 15, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा, 195 वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है 100, तो आपका 95 आ गया जीडीपी एट एमपी। यहां तक आपने क्वेश्चन निकाल लिया तो पूरा करेक्ट है, लेकिन आपको क्या निकालना है, जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो बस आपको ये कितना दे रखा है, अब एमपी को एफसी बनाने के लिए एनआईटी माइनस करना है, या तो एनआईटी दे रखा हो, अगर एनआईटी नहीं दे रखा तो सब्सिडीज दे रखी हो और टैक्स दे रखा हो, लेकिन क्वेश्चन में सब्सिडीज दी नहीं तो टैक्स, सब्सिडीज टैक्स को छोड़ दो, सब्सिडीज क्या होती है, प्लस होती है इस केस में,
तो सब्सिडीज इसमें 10 रुपए प्लस कर लो, तो आंसर कितना हो जाएगा 105। ये रहा आपका आंसर 105। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन अब कई बारी जो क्वेश्चन आते हैं वो घुमा के आते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये 2012 का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2000, अच्छा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया गया था क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में, इसमें भी कोई नई बात थोड़ी है। मेथड तो यही फॉलो करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीडीपी, एमपी, एनआईटी, यही सेम चीज करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है, इसमें सेल्स ढूंढनी है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, सबसे पहले आप लिखो सेल्स। सेल्स कितना दे रखा आपको, 800। अब आपको क्या करना है, इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो चेंज इन स्टॉक देखिए आपको दे रखा है, तो ये दे रखा है क्लोजिंग 20 और ओपनिंग कितना दे रखा है 50, यानी 20 माइनस 50 कितना हो गया, माइनस का 30। कितना हो गया, प्लस करना है माइनस का 30, यानी 800 में से माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा 700। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 770। अब देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बाकी है कुछ नहीं, इसमें दम नहीं है। इंटरमीडिएट परचेज आपको दे रखी है, परचेज ऑफ मशीनरी, तो आपको पता है कि इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है तो बाकी किसी चीज को छूना नहीं। तो इंटरमीडिएट परचेज आपको 500 दे रखी है। कितने दे रखी है इंटरमीडिएट परचेज, 500 दे रखी है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसमें से आईसी माइनस कर दो। क्वेश्चन में आपको आईसी कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है, माइनस कर दो। तो ये आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा था मुझे निकालना क्या है। तो ये आ गया 770 में से 500, तो 270 जीडीपी एमपी। अब मैं चेक करता हूँ निकालना क्या था, मुझे यही नहीं पता था। निकालना था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी बेसिकली वही आपका एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम निकालना है। एनएनपी एट एफसी या नेट वैल्यू एड, एनवीए एट एफसी कह लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको 270 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। 270 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ग्रॉस को नेट बनाना है, तो आपको क्या माइनस करना है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, ग्रॉस को नेट बनाना है तो क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो क्या करना है, एनएफआईए प्लस करना है। और अगर एमपी को एफसी बनाना है तो एनआईटी माइनस करना। अब ये चेक करो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चेक करो, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, दे रखा है डेप्रिसिएशन, कितना दे रखा है 30, ठीक है। तो 30 माइनस कर दो। उसके बाद एनएफआईए दे रखा है, क्वेश्चन में चेक कर लो, नहीं दे रखा, एनएफआईए नील हो गया। उसके बाद तीसरी चीज क्या, एनआईटी। तो आप ये देखो, एनडीपी एट एफसी, क्या एनडीपी एट एफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है ना। हाँ ठीक तो है, चलो। तो आपको दो चीज ढूंढनी है, एनआईटी सब्सिडीज दे रखी है आपको, टैक्स तो नहीं दिया कहीं पर, ठीक है। तो सब्सिडीज क्या करोगे, सब्सिडीज प्लस कर दो आप। तो अगर यहाँ पर होता तो बेसिकली एनआईटी माइनस करने का मतलब माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडीज करते, लेकिन दे ही नहीं रखा तो हम सब्सिडीज ही प्लस करेंगे। कितनी है सब्सिडीज, क्वेश्चन में सब्सिडीज दे रखी है 40, ठीक है, कर देते हैं 40 प्लस। तो 270 में 30 माइनस करो तो कितना आ गया 240, और 240 में 40 प्लस करो तो आंसर कितना आ गया 280। इस तरीके से इस आंसर को कर देंगे। देखिए आपका बुक में भी आंसर कितना आ रहा है 280। तो देखिए ये लोग थोड़ा ऐसे लंबा लंबा करते हैं तो समझ में नहीं आता बच्चों को, इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, सेल्स दे रखी है, चेंज इन स्टॉक आपने प्लस किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया, आपका जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी आपको क्वेश्चन में निकल गया। अब आपको एनएनपी एट एफसी तक, एनवीए एट एफसी बोला है, और मैंने आपको सिंपल सिखा दिया कि एनवीए एट एफसी का मतलब ही आपका एनएनपी एफसी है। तो आप क्या कर सकते हो, आराम से ग्रॉस को नेट बना दो, डोमेस्टिक को नेशनल बना दो, और एमपी को एफसी बना दो। एमपी को एफसी बनाने के लिए टैक्स माइनस करो, सब्सिडीज प्लस करो। टैक्स दे नहीं रखा तो उसको छोड़ दो, सब्सिडीज प्लस कर दो, बात खत्म। सिंपल सी बात थी, आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ इसमें,
एक सेकंड रुकना। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कर दीजिए आप लोग। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पंडित जी ऐसे क्वेश्चन घुमा के आते हैं, देखो 2008 में आया था। अब आपको ना इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो आधे आधे बच्चे तो यही घूम जाते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट आता कहाँ से, अरे यहाँ से आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के दो तरीके हैं, या तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मिल जाए, सेल्स और चेंज इन स्टॉक ना दे रखा हो तो आप यहाँ तक ले आओ ना, आप नीचे से लेके जाओ, जो चीजें ऊपर से प्लस करके ला रहे हो माइनस करते हुए लाओ। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जीडीपी एमपी वो दे रखा है, नेट वैल्यू एड ये दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप लोग क्या करो, अगर आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो ये सारे उल्टे लेके जाओ। ठीक है, कैसे लेके जाओगे, आप क्या करो, नेट वैल्यू एडेड एट जो फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखा है उल्टा लेते जाओ, उसमें एनआईटी प्लस करो। ठीक है, एनआईटी माइनस होता है, एनएफआईए माइनस करो, डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो उसको प्लस करो। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है तो आईसी को भी प्लस कर दो। ठीक है, तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट पे पहुंच जाओगे। देखो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पे पहुंचना है तो यहाँ से आते वक्त जो चीजें आप सीधी करते हो यहाँ से जाते वक्त उल्टी कर दो, यानी एनआईटी माइनस कर दो, एनएफआईए प्लस होता है तो उसको माइनस करो, सॉरी एनआईटी माइनस होता है तो इसे प्लस करो, एनएफआईए प्लस होता है तो इसको माइनस करो, डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो इसे प्लस करो, और आईसी माइनस होता है तो इसे भी प्लस कर दो। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट 100 दे रखा है, मैं डालता जाता हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 75, ठीक है वो भी मैंने डाल दिया। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स, अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स, तो टैक्स टैक्स अगर टैक्स प्लस तो प्लस हो जाएगा ना टैक्स, क्योंकि एनआईटी माइनस होता है तो टैक्स प्लस होता है, एनआईटी प्लस होता है तो टैक्स भी प्लस होता है। कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको 20 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज माइनस हो जाएगी, कितनी सब्सिडीज, 5 है। ठीक है, ये अलग से इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन वो भी प्लस कर, डेप्रिसिएशन माइनस था तो प्लस हो जाएगा, कितना डेप्रिसिएशन 10। देखो इस तरीके से जो मैंने फॉर्मूला रखा था उसके ऊपर मैंने इसको पुट कर दिया, 100 प्लस 75 ये हो गया 175, 175 प्लस 10 हो गया आपका 185, और 20 माइनस 5 15, 100 तो 200 हो गया, 185 और 15 200। देखो आंसर करेक्ट है, देख रहे हो। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने आपको सिखा दिया ना कि अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट से एनएनपी एट एफसी तक निकाल जाते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, एनएफआईए प्लस करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं, तब आप यहाँ पहुंचते हैं। आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो आप इसको उल्टा करते जाओ, एनएनपी एफसी में से एनआईटी को प्लस करो, एनएफआईए माइनस करो, डेप्रिसिएशन प्लस करो। ठीक है, और आईसी को भी प्लस कर दो, यानी सारी चीजें तो प्लस ही हो गई। ठीक है, आप एनआईटी में मेरे को टैक्स दे रखा था तो आपको मैंने पहले सिखा रखा है अगर एनआईटी प्लस हो तो टैक्स भी प्लस होगा, टैक्स प्लस होगा तो सब्सिडीज माइनस होगी। ये 20 और ये 5 है, 20 माइनस 5 15 हो गया, तो बस 100 में 75 175 और 175 और 10 185 और 15 200 आ गया आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, पंडित जी घुमा देता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन को टीचर क्या करता है, घुमा देता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ओके, अंडरस्टूड, आ गया भाई समझ में। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं, आपको इसमें आईसी निकालना है। क्या निकालना है, आईसी निकालना है, मैं दे रहा हूं फटाफट करके दिखा दो, तो आपको मेरे को पता चल जाएगा आपको कुछ समझ में आया भी है कि नहीं आया।
चलिए फटाफट करके दिखा दीजिए। सर क्वेश्चन। हाँ दे रहा हूँ 1 मिनट रुक जाए ना। इसमें सही